नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल विजार्ड एकेडमी पर। भारतीय भूगोल की श्रृंखला में भारतीय नदियों में हम आपसे बातचीत कर रहे हैं प्रायद्वीपीय नदियों के बारे में। और इसके ठीक पहले वाली क्लास में हमने आपसे अरब सागर में गिरने वाली 4 प्रमुख नदियों समानता यानी साबरमती, माही, नर्मदा और ताप्ती, इन 4 नदियों के बारे में हमने आपसे कंप्लीट बातचीत की थी। और आज की क्लास में हम आपसे बातचीत करेंगे बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों के बारे में, या यूँ कह सकते हैं आप ईस्ट फ्लोइंग जो रिवर्स हैं, जो पूरब की ओर बहने वाली नदियां हैं, उनके संबंध में आज की क्लास में हम आपसे बातचीत करने वाले हैं। और साथियों, ये भारतीय नदियों का जो शीर्षक है किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के लिए बेहद खास है, ये नो डाउट आप सबको ये ऑलरेडी पता है। और हमने आपको इसके पहले भी कहा था और वापस आपको एक बार इस बात का यकीन दिलाते हैं कि हमारी जो भी ये ज्योग्राफी की क्लासेस हैं, इसे आप कंप्लीट देख लेंगे, उसके बाद आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा को अटेंड करेंगे। मुझे नहीं लगता कि अगर भारतीय भूगोल के किसी भी शीर्षक से कोई सा भी प्रश्न आपसे किसी भी एग्ज़ाम में पूछा जाएगा और वो आपके नोट्स से बाहर का हो या फिर आप उसे हल ना कर सकें, ऐसा कदापि नहीं हो सकता। तो चलिए, इसके ठीक पहले आपने जिस स्ट्रैटेजी के साथ में इंडियन ज्योग्राफी का अध्ययन हमारे साथ में किया था, उसी क्रम को हम आगे बढ़ाते हैं। और आज जो बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली प्रमुख नदियों के बारे में हम आपसे बातचीत करने चल रहे हैं। तो आइए देखते हैं इसमें क्या कुछ खास बातें हैं और यहाँ से किस प्रकार से आपका एग्जामिनर आपसे प्रश्न करता है। इन तमाम सारे तथ्यों के बारे में बातचीत करने वाले हैं हम आपसे, तो आप शुरू से अंत तक बने रहिएगा हमारे साथ में। सबसे पहले हम एक मानचित्र बनाते हैं, वो भी प्रायद्वीपीय भारत का, क्योंकि बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों के बारे में अगर बातचीत करनी है तो आपको प्रायद्वीपीय भारत का मानचित्र आपके पास होना चाहिए। ये ध्यान देंगे, ये बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल की सीमा है। इसके दूसरी ओर यानी पूरब की दिशा में ये बांग्लादेश हो जाएगा और यहाँ से ये अब बे ऑफ बंगाल स्टार्ट होता है। और ये आप देख पा रहे हैं उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, उसकी ये कोस्टल लाइन है, ये तटरेखा होगी। यहाँ से तमिलनाडु वाला ये क्षेत्र होगा और कुछ इस तरह से पाक की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी होते हुए ये आपका होगा भारत की जो मुख्य भूमि का ये दक्षिणतम बिंदु है कन्याकुमारी। और यहाँ से फिर ये आप देख पा रहे हैं अरेबियन सी के किनारा होगा, यानी अरब सागर के किनारा होगा। और वेस्ट साइड में जो आपके 4 स्टेट्स हैं उनके बारे में, और वेस्ट साइड में आपके 5 स्टेट होंगे, 4 तो ईस्ट साइड में होंगे। इसके ऊपर बातचीत करें, ये आप देख पा रहे हैं ये इस तरह से, इसके इधर कच्छ का रण आ जाएगा। हाँ, और ये आपको पता है काठियावाड़ क्षेत्र होगा यहाँ से इस तरह से। अब इसके ऊपर ये गुजरात की सीमा ख़त्म होती है और फिर यहाँ से आपको पता है वो राजस्थान आ जाएगा। तो साथियों, ये प्रायद्वीपीय भारत का या दक्षिण भारत का मानचित्र है। हम बात कर रहे हैं बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों के बारे में। तो आइए हम ये उत्तर से दक्षिण या नॉर्थ से साउथ जो नदियों का क्रम है, एक एक नदियों के बारे में हम आपसे विस्तार में बातचीत करेंगे। पर आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। ये आपको पता होगा ऑलरेडी, यहाँ से ये कुछ इस तरह से ये पश्चिम बंगाल की सीमा है। और पश्चिम बंगाल की जो सीमा है, ध्यान दें, इसे हम वेस्ट बंगाल की बात करें, ये होगा आपका पश्चिम बंगाल। और आपको पता है जो भारत की मुख्य नदी है गंगा, वो एक विशेष स्थान पर पहुंचती है जिसे फरक्का की संज्ञा दी जाती है। और उस फरक्का नामक स्थान से जो ये गंगा नदी है 2 प्रमुख वितरिकाओं में विभक्त होती है और जहाँ पर फरक्का डैम भी बनाया गया है। तो जो एक वितरिका है वो साउथ की ओर फ्लो होते हुए ये इस तरह से बहते हुए और आपके
बंगाल की खाड़ी में गिरती है, और वहीं दूसरी ओर जो ये नदी है ये पद्मा के नाम से बहते हुए इस तरह से बांग्लादेश में इंटर कर जाती है। तो हमने इसे संज्ञा दिया, ये आपकी पद्मा नदी है और ये क्षेत्र कहाँ का हो सकता है, बांग्लादेश का। और इस वाली रिवर को, इस वाली नदी को हम हुगली की संज्ञा दे रहे हैं। ये आपकी हुगली नदी है, ये रही हुगली नदी। आप समझने पर अधिक बल देंगे, ये हुगली नदी है, यानी गंगा की वितरिका है जो कि पश्चिम बंगाल में बह रही है। और गंगा की वह वितरिका जो पश्चिम बंगाल में बहते हुए आपके ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है, आपको पता, उसे हुगली की संज्ञा दी जाती है। तो ये जो ऊपर आप देख पा रहे हैं, ये यहाँ से इस तरह से गंगा रिवर आएगी और इसे नाम दिया गया है फरक्का बांध का। इसके बारे में हमने आपसे बातचीत की होगी जब हम गंगा रिवर सिस्टम के बारे में आपसे बातचीत कर रहे थे, तो वहाँ पर हमने आपसे फरक्का बांध, पद्मा नदी और हुगली नदी, इन नदियों के संबंध में हमने कंप्लीट बातचीत की थी। और ध्यान दें, फरक्का बांध से लेकर के ये जो बांग्लादेश की बाउंड्री है, जो बांग्लादेश की सीमा है, यहाँ तक हुगली के अतिरिक्त जो दूसरी भी तरीका है जिसे पद्मा के नाम से बांग्लादेश में जाना जाता है, उसी नदी को या उसी भी तरीका को फरक्का बांध से लेकर के पश्चिम बंगाल की सीमा तक भागीरथी के नाम से जाना जाता है। ये भी हमने आपसे बातचीत इसके पहले की होगी। खैर, आइए देखते हैं, ये जो हुगली नदी है, हुगली नदी है, आपको पता है इसी के किनारे जो पश्चिम बंगाल स्टेट की कैपिटल है, क्या नाम, कोलकाता। कोलकाता आपके इसी हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है। और दूसरी बड़ी बात, ध्यान दें, पश्चिम बंगाल का एक शहर है हल्दिया, हल्दिया भी आपको पता होगा। और ये इलाहाबाद से हल्दिया, आपको पता है, ये नेशनल वाटरवे नंबर 1 यानी राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 घोषित किया गया है। तो आपके ये कोलकाता और हल्दिया, ध्यान देंगे, इधर ये कोलकाता और एक हल्दिया, ये दोनों जो शहर होंगे इसी हुगली नदी के किनारे स्थित होंगे। और दूसरी सबसे खास बात, इस हुगली नदी को विश्व की सर्वाधिक विश्वासघाती नदी की संज्ञा दी जाती है। इसे आप थोड़ा सा ध्यान देंगे, यहाँ पर हम लिख रहे हैं इस हुगली नदी के बारे में। तो हुगली नदी हमने कहा ये पश्चिम बंगाल राज्य में बहते हुए आती है और ये गंगा की वितरिका है। अगली बात हमने कहा आपसे कि हुगली नदी के तट पर ही आपका जो कोलकाता और हल्दिया, ये दो प्रमुख शहर हैं पश्चिम बंगाल की, ये इसी हुगली नदी के तट पर स्थित हैं। और तीसरी बड़ी बात जो आपको याद रखना है वो यही कि हुगली नदी को विश्व की सर्वाधिक विश्वासघाती, विश्व की सर्वाधिक विश्वासघाती नदी, ये आपके कौन से नदी को कहते हैं, हुगली नदी को कहते हैं। तो आपको इसे भी ध्यान रखना होगा क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। आइए अब हम अगली बातचीत करते हैं ये बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों के संबंध में। आपको ऑलरेडी जब भारत का भौतिक विभाजन पढ़ाया गया होगा तो उसमें आपने देखा होगा छोटा नागपुर पठार, जिसे भारत का रूर भी कहा जाता है, क्योंकि छोटा नागपुर जो पठार है ये खनिज संपदा के लिहाज से समस्त भारतीय भूभाग का बेहद संपन्न राज्य है, बेहद धनी क्षेत्र है। और वो जो छोटा नागपुर पठार है वो उसका स्थान ये लगभग यहीं कहीं होगा। छोटा नागपुर पठार के बारे में हम आपसे बातचीत कर रहे हैं, ध्यान देंगे। ये आपका छोटा नागपुर का पठार है। आइए इसे भी लिख लेते हैं, छोटा नागपुर पठार। ध्यान दें, ये छोटा नागपुर पठार रहा और यही इस छोटा नागपुर पठार से ही चारों दिशाओं में 4 नदियां निकलती हैं। और इसमें एक खास नदी आपने सुना होगा जिसे दामोदर की संज्ञा दी जाती है। तो ध्यान दें, यहाँ से इस दिशा में एक नदी ऐसे बहते हुए और इस हुगली में जाकर के मिल जाती है। और ये जो नदी आप देख पा रहे हैं
इसी नदी को दामोदर नदी की संज्ञा दी जाती है। ये आपकी दामोदर नदी है जो आप देख पा रहे हैं कि ये छोटा नागपुर पठार वाला क्षेत्र है, यहाँ से नदी निकल रही है और फाइनली बहती हुई कहाँ पर मिल रही है, क्योंकि ऊपर की दिशा से कौन सी नदी थी, ये हुगली नदी बहते हुए आ रही है। यानी एक चीज़ तो क्लियर है, एक क्या यहाँ दो चीज़ें क्लियर। एक को ये जो दामोदर नदी इसका उद्गम कहाँ से होता है, छोटा नागपुर पठार, छोटा नागपुर पठार का ही क्षेत्र आपने रांची पठार आपने पढ़ा होगा, तो यहाँ से दामोदर नदी निकल रही है और दामोदर नदी बहते हुए किस नदी में मिल रही है, तो ये हुगली नदी में मिल रही है और इनकी जो संयुक्त धारा है आगे हुगली के नाम से जानी जाती है। यानी एक और बात क्लियर हुई कि जो दामोदर नदी है ये हुगली की सहायक नदी होगी, बल्कि हुगली दामोदर की सहायक नदी नहीं होगी। ये ठीक उसी तरह से जैसे गंगा और यमुना ये दोनों नदियां उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में संगम करती हैं, लेकिन आगे इनकी जो संयुक्त धारा है वो गंगा के नाम से बहते हुए मिर्ज़ापुर और वाराणसी होते हुए ये बलिया से बिहार इंटर करती है। तो अगर आगे इनकी संयुक्त धारा यमुना के नाम से बहते हुए जाती तो फिर आप यह कहते कि जो गंगा है वो यमुना की सहायक नदी है, लेकिन ऐसा कदापि नहीं। आप देख रहे हैं कि जो आगे इनकी धारा है वो गंगा के नाम से बहते हुए जा रही है, इसलिए आप हमेशा यही कहते हैं जो यमुना है वो गंगा की सहायक नदी है। और उस सेम वही पैटर्न यहाँ पर भी आप देख पा रहे हैं। दामोदर नदी ये पश्चिम बंगाल में जब हुगली से मिलती है तो आगे इनकी संयुक्त धारा हुगली के नाम से बह रही है। यानी जो दामोदर नदी है ये किसकी सहायक नदी हुई, हुगली की सहायक नदी हुई। एक बात तो ये क्लियर है। और सबसे खास बात ध्यान दीजिएगा, दामोदर नदी वर्षा के ऋतु में या वर्षा ऋतु में अपने साथ इस छोटा नागपुर पठार पर जो अत्यधिक वर्षा होती है तो उस वर्षा के जल को लेकर के बड़े पैमाने पर उस वर्षा के जल को लेकर के दामोदर नदी इस हुगली नदी में मिलती है। और इस हुगली नदी में जब ये भारी पैमाने पर बड़ी मात्रा में जल लेकर के मिलती है तो पश्चिम बंगाल के इस तराई वाले क्षेत्रों में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। और बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो जाती है क्योंकि दामोदर नदी ही ज़्यादा जल लेकर के आती है, जिससे यहाँ बाढ़ उत्पन्न होता है। और इसी वजह से ये जो दामोदर नदी है इसे बंगाल के शोक की संज्ञा देते हैं। तो आइए दामोदर नदी के बारे में भी थोड़ा सा लिख लेते हैं। ध्यान दें, हम आप दामोदर नदी के बारे में बातचीत कर रहे हैं। ये होगी आपकी दामोदर नदी, आप समझने पर अधिक बल देंगे। दामोदर नदी का आपने देखा उद्गम, पहली चीज़ तो कहाँ से रहा, ये कौन सा पठार रहा भाई, छोटा नागपुर पठार, यहाँ से कौन सी नदी निकल रही है, दामोदर नदी। दूसरी चीज़, दामोदर नदी ये किसकी सहायक नदी है, तो आपको पता है दामोदर किस में मिल रही है, तो ये हुगली की सहायक नदी है। और तीसरी बड़ी बात, ये जो दामोदर नदी है ये बिल्कुल इम्पॉर्टेंट है, इसे आप इंडिकेट कर लेंगे कि दामोदर नदी को ही बंगाल का शोक कहते हैं। और क्यों कहते हैं ये अभी हमने आपको बताया, क्योंकि ये जो दामोदर नदी है अपने साथ वर्षा ऋतु में ये भारी मात्रा में बड़े पैमाने पर जल लेकर के हुगली में मिलती है, जिस वजह से पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, जिससे जान माल की तबाही होती है। इसी वजह से दामोदर नदी को ये बंगाल का शोक कहते हैं। आई थिंक ये बात क्लियर होगी। और दामोदर नदी से संबंधित और क्या खास बात है, तो ध्यान दें, जब हम आपको मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स पढ़ाएंगे, जब हम आपको बहुउद्देशीय परियोजनाएं पढ़ाएंगे, तो वहाँ पर हम आपको बताएंगे कि भारत की जो पहली ये बहुउद्देशीय परियोजना थी, जिसे DVC या दामोदर वैली कॉरपोरेशन कहेंगे, दामोदर घाटी परियोजना कहेंगे आप, तो स्वतंत्र भारत की जो पहली नदी घाटी परियोजना है वो दामोदर घाटी परियोजना इसी दामोदर नदी पर ही निर्मित की गई। और उस दामोदर वैली कॉरपोरेशन का जो निर्माण है वो USA की एक टेनेसी घाटी परियोजना थी, उसी के तर्ज पर, उसी के नकल के आधार पर इस दामोदर नदी पर दामोदर घाटी परियोजना निर्मित की गई, जो कि स्वतंत्र भारत की पहली ये नदी घाटी परियोजना थी। वर्तमान में तो कई सारे डैम बना दिए गए हैं, दामोदर के अतिरिक्त दुर्गापुर, बोकारो, पंचेत पहाड़ी, ये तमाम सारे डैम बना दिए गए हैं, जिस कारण से अब वर्तमान में पश्चिम बंगाल
राज्य में दामोदर नदी के चलते बाढ़ की स्थिति उत्पन्न नहीं होती, लेकिन फिर भी चूंकि ये प्रश्न कई बार पूछा गया है कि बंगाल का शोक किस नदी को कहते हैं, तो आपको याद रखना ये दामोदर नदी को कहते हैं। आइए अगली बातचीत करते हैं। ध्यान दें, ये छोटा नागपुर पठार है। छोटा नागपुर पठार से, अच्छा यहाँ से एक चीज़ और भी है, आपने ये पढ़ा होगा जैविक मरुस्थल। जैविक मरुस्थल आपने कई बार पढ़ा होगा। तो इस दामोदर नदी का एक उपनाम और भी है, इसे एक तो बंगाल का शोक कहते हैं, और ये भी इम्पॉर्टेंट होगा, इसे आप थोड़ा सा याद रख लीजिएगा। यही दामोदर नदी है जिसे जैविक मरुस्थल की भी संज्ञा दी जाती है, जैविक मरुस्थल। तो दो बातें आप बिल्कुल गांठ मार लेंगे, अगर आपसे पूछा जाए बंगाल का शोक किसे कहते हैं, तब भी दामोदर नदी, जैविक मरुस्थल की संज्ञा किस नदी को दी जाती है, तब भी आपकी ये दामोदर नदी होगी। खैर आइए हम अगली बात करते हैं। दामोदर के बाद में एक और नदी आपने नाम सुना होगा स्वर्ण रेखा का। तो ध्यान दें, ये दामोदर नदी रही। स्वर्ण रेखा नदी जो है, इसका भी उद्गम इसी छोटा नागपुर पठार से होता है, और यहाँ से ये नदी निकल करके इस तरह से बहते हुए, यानी ये झारखंड राज्य से बहते हुए और वापस फिर ये उड़ीसा पहुँच जाती है, और उड़ीसा के तट पर ही ये बंगाल की खाड़ी में अपना मुहाना बनाती है। साथियों ध्यान दीजिएगा, ये हमने आपको कई बार बताया होगा कि ये वाला जो क्षेत्र है, ये वाला जो क्षेत्र है, यही है बे ऑफ बंगाल, यानी ये बंगाल की खाड़ी वाला क्षेत्र है। ये शायद आपको कई बार पता होगा, हमने कई बार बताया होगा, ऑलरेडी आपको पता होगा। और इसी बंगाल की खाड़ी में इस नदी को हमने कहा, ये जो नदी आप देख पा रहे हैं, इस नदी का नाम होगा स्वर्ण रेखा। और ये जो स्वर्ण रेखा नदी है, आप देख पा रहे हैं कहाँ से निकल रही है, छोटा नागपुर पठार से। छोटा नागपुर पठार से स्वर्ण रेखा नदी निकल करके बहते हुए फाइनली ये उड़ीसा में प्रवेश कर जाती है, और उड़ीसा के तट पर ये बंगाल की खाड़ी में अपना मुहाना बना लेती है। तो इस तरह से आपने हुगली नदी, दामोदर नदी और स्वर्ण रेखा, इन तीन नदियों के बारे में आपने देखा। स्वर्ण रेखा नदी की विशेषता क्या है, ये नदी ज़्यादातर बार चर्चा में क्यों आती है? क्योंकि आपने पढ़ा होगा, भारत का जो उद्योगों का नगर कहा जाता है वो जमशेदपुर को, जो कि झारखंड राज्य में स्थित है, या उसे भारत का पिट्सबर्ग की भी संज्ञा दी जाती है। ये अथवा भारत का पिट्सबर्ग कहें, या भारत का उद्योगों का नगर कहें, या भारत की इस्पात नगरी कहें, तो वो जमशेदपुर है। और ये जो जमशेदपुर है, ये आपके यहीं आएगा, कौन से नदी के किनारे? स्वर्ण रेखा नदी के किनारे। तो इसलिए भी कई बार ये भी प्रश्न पूछा गया है कि जमशेदपुर निम्न में से किस नदी के किनारे स्थित है। तो आप देख पा रहे हैं कौन सी नदी के किनारे स्थित है। इस नदी का नाम स्वर्ण रेखा है। और ये जो स्वर्ण रेखा नदी है, ये कुछ दूर तक पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के बीच सीमा का निर्धारण भी करती है। आप इसे भी याद रखेंगे। आइए अगली बात करते हैं हम आपसे। अगली बात हम आपसे करते हैं, अब एक और नदी है बैतरणी, आपने उसका नाम सुना होगा, बैतरणी नदी। ध्यान दें, ये उड़ीसा का क्षेत्र है, और उड़ीसा में यहाँ पर ये एक पठार पड़ता है, इसे क्योंझर पठार की संज्ञा दी जाती है, क्योंझर पठार। और यहीं क्योंझर पठार से उड़ीसा वाले क्षेत्र से एक नदी इस तरह से निकल करके बहते हुए और उड़ीसा के तट पर पहुँचती है, और बंगाल की खाड़ी में ये भी अपना मुहाना बना लेती है। अब भाई इस नदी का क्या नाम है? तो ध्यान दें, ये इस वाली नदी का नाम, थोड़ा सा नीचे करते हैं, इस वाली जो नदी का नाम है वो बैतरणी है। और इस बैतरणी नदी की विशेषता क्या है? ध्यान दें, ये बैतरणी नदी, इसका कोई विशेष रोल नहीं होता, लेकिन ये जो बैतरणी नदी है, इसका विवरण आपको हिंदू धर्म के जो धर्म ग्रंथ हैं उसमें इस बैतरणी नदी का बहुत ही विशद उल्लेख मिलता है। और वैसे भी जब आप किसी हिंदू धर्म के अनुयायी के अगर आप अंतिम संस्कार में शामिल हुए हैं, तो जो मृत व्यक्ति होता है, उसके अंतिम संस्कार के समय जो मृत व्यक्ति होता है, उसकी आत्मा की शांति के लिए ऐसा कहा जाता है, जो भी उसके अभिभावक होते हैं, कि इन्हें बैतरणी नदी पार करवा दें,
तो ध्यान दें ये वही बैतरणी नदी है जिसका उद्गम क्योंझर पठार इस उड़ीसा वाले क्षेत्र से होता है। आइए थोड़ा सा इसके बारे में भी लिख लेते हैं। आप चाहें तो इसका थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लें, बाकी फिर हम चीज़ें इरेज कर रहे हैं। हम बैतरणी नदी के बारे में बातचीत कर रहे हैं। आइए देखते हैं। बैतरणी नदी से बस एक ही खास बात है, आप याद रखिएगा, इसका ओरिजिन कहाँ से होता है, उद्गम कहाँ से होता है। बाकी हमने आपसे पहले ही बताया ऑलरेडी कि यहाँ से आपसे और कुछ पूछा इसलिए नहीं जाएगा क्योंकि यहाँ की और भी कोई खास चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड नहीं है। ये बैतरणी नदी, इसके बारे में हमने आपसे कहा आप उद्गम जरूर याद रखिएगा। इसका जो उद्गम है कहाँ से हो रहा है भाई, तो ये क्योंझर पठार से हो रहा है। और आपको पता है ये जो क्योंझर पठार है कौन से स्टेट में आएगा, तो ये ओडिशा वाले स्टेट में आएगा, यानी उड़ीसा राज्य में आएगा। आप चाहें तो इसे भी नोट कर लें। उसके बाद फिर हम अगली नदी की बात करते हैं आपसे। एक और नदी आएगी ब्राह्मणी नदी, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आइए देखते हैं ब्राह्मणी नदी के बारे में। ध्यान दें, ये जो ब्राह्मणी नदी है, इस ब्राह्मणी नदी का उद्गम भी छोटा नागपुर पठार से ही होगा। और इस तरह से ये छोटा नागपुर पठार से ब्राह्मणी नदी भी बहते हुए अंततः पहुँचेगी कहाँ पर, आपके इसी उड़ीसा वाले तट पर। और यही उड़ीसा वाले तट पर ये नदी भी मुहाना बना ले रही है। तो ध्यान दें, इसे हमने कौन से नदी की संज्ञा दी, ये वाली नदी आपकी है ब्राह्मणी नदी। ब्राह्मणी, ध्यान दें सारी की सारी क्या हैं, नदियां हैं। आप भूगोल पढ़ रहे हैं, इतिहास नहीं पढ़ रहे हैं, चलिए ठीक है, इसे थोड़ा सा इरेज करते हैं। अच्छा, ये ब्राह्मणी नदी आप देख पा रहे हैं इस तरह से छोटा नागपुर पठार से निकल करके बहते हुए फाइनली उड़ीसा में प्रवेश करती है। और उड़ीसा में भी ये जैसे उड़ीसा तट पर पहुंचती है, फाइनली ये भी बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, यानी बंगाल की खाड़ी में अपना मुहाना बना लेती है। ब्राह्मणी नदी के संबंध में एक खास बात यह है कि इस ब्राह्मणी नदी का जो निर्माण है वो कोयल और सांख दो प्रमुख नदियां हैं। तो ध्यान दें, थोड़ा सा लिखते हैं ब्राह्मणी नदी के बारे में। ये ब्राह्मणी नदी जो है, हमने बताया इसका निर्माण दो नदियों के मिलने के परिणाम स्वरूप हुआ है। एक नदी का नाम है कोयल और एक नदी का नाम है सांख। तो ध्यान दें, ये कोयल और सांख दोनों नदियां जब मिलती हैं परस्पर आपस में, जब ये दोनों नदियां मिलती हैं तो इनके मिलने के परिणाम स्वरूप जो इनकी संयुक्त धारा है उसे ही ब्राह्मणी की संज्ञा दी जाती है। इनकी जो संयुक्त धारा होगी उसे ही ब्राह्मणी की संज्ञा दी जाती है। और ध्यान दें, कोयल और सांख जो नदियां हैं, कोयल और सांख ये जो दोनों नदियां हैं, इनका जो मिलन बिंदु है, इन दोनों नदियों का जो मिलन बिंदु है, ओडिशा राज्य का एक बेहद चर्चित शहर राउरकेला, आपने पढ़ा होगा राउरकेला, ये लौह इस्पात संयंत्र भी यहाँ पर स्थापित है। तो ये राउरकेला जो शहर है, यहीं पर कोयल और सांख दो नदियाँ परस्पर मिलती और उनकी संयुक्त धारा ब्राह्मणी के नाम से बहते हुए ये ओडिशा तट पर बंगाल की खाड़ी पहुँच करके और अंत में डेल्टा बना करके अपना मुहाना बना लेती है। तो ये हमने आपसे बातचीत की छोटा नागपुर पठार से निकलने वाली प्रमुख नदियों के बारे में। दामोदर नदी रही, स्वर्णरेखा रही और एक ब्राह्मणी। छोटा नागपुर पठार से एक नदी उत्तर वाहिनी है, यानी ऊपर की ओर बहते हुए जाती है और आपको पता है वो पटना के समीप गंगा से मिलती है। आपको पता है उस नदी का क्या नाम है? वो रिहंद, उस नदी की सहायक नदी। आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताएंगे। चलिए हम अगली बातचीत करते हैं अब आपसे। यहाँ से इन चार नदियों को आपने देखा, आइए अब हम अगली बातचीत करते हैं आपसे महानदी के बारे में। तो ध्यान दें, आइए देखते हैं महानदी। आपने कई बार पढ़ा होगा, ये नदी कई मामलों में आपके लिए खास है, क्योंकि ये ज़्यादातर बार एग्ज़ाम का पार्ट बनती है महानदी। तो भाई महानदी के बारे में देखते हैं। आपको छत्तीसगढ़ राज्य में
सिंघावा पहाड़ी याद होगी, वो अमरकंटक चोटी के बगल वाला क्षेत्र होगा। तो देखते हैं कुछ यहाँ इस तरह से, ये आपका छत्तीसगढ़ वाला मध्य प्रदेश से अलग छत्तीसगढ़ वाला ये क्षेत्र होगा। और ध्यान दें, ये जो क्षेत्र आप देख पा रहे हैं यहीं पर सिंघावा पहाड़ी होगी, और इसी सिंघावा पहाड़ी अमरकंटक के बगल वाला जो हिस्सा होगा वहीं से एक नदी कुछ इस तरह से बहते हुए और अंततः आ करके और ओडिशा में ये भी अपना मुहाना बनाती है। इसी नदी को महानदी की संज्ञा दी जाती है। आप नोटिस करेंगे ये वाली नदी देख पा रहे हैं, इस नदी को महानदी की संज्ञा दी जाती है। और ये जो क्षेत्र आप देख पा रहे हैं इसे हमने कहा ये सिंघावा पहाड़ी होगी। सिंघावा ये पहाड़ी होगी और आपके कौन से राज्य में आएगी? छत्तीसगढ़ राज्य में। इसी सिंघावा पहाड़ी से नदी निकल रही है और उस नदी को महानदी की संज्ञा दी जाती है। ये 858 किलोमीटर लगभग ये लंबी नदी है। और जो महानदी है आपको पता है ये वही नदी है जिस पर विश्व प्रसिद्ध यानी विश्व का सबसे लंबा जो डैम है हीराकुंड बांध, जिसकी ओवरऑल लेंथ लगभग 4801 मीटर की है, वो आपके इसी महानदी पर ही निर्मित है। तो आइए थोड़ा सा इसके बारे में भी देखते हैं। आप इसका चाहें तो अब तक का स्क्रीनशॉट ले लें, अदरवाइज आगे देखते हैं। ध्यान दें, महानदी के बारे में हम आपसे चर्चा कर रहे हैं। महानदी जब ये सिंघावा पहाड़ी से निकलती है, महानदी के बारे में बात करें, महानदी आपकी जब ये इसके उद्गम की बात करें, ये जब सिंघावा पहाड़ी से जब यह नदी निकलती है तो फाइनली बहते हुए अटक नाम का एक क्षेत्र है उड़ीसा में, और अटक के पास पहुंच करके एक डेल्टा का निर्माण करती है और वापस नीचे यानी दक्षिण पूर्व की ओर बहते हुए पाराद्वीप एक स्थान का नाम है जो कि ओडिशा में है, और उसी पाराद्वीप नामक स्थान पर ओडिशा में पहुंच करके ये महानदी डेल्टा बनाते हुए अंततः ये बे ऑफ बंगाल में समा जाती है। बंगाल की खाड़ी में ये अपना मुहाना बना लेती है। और इस महानदी में कुछ प्रमुख ऐसी नदियां भी हैं जो कि इसकी ट्रिब्यूटरी, इसकी सहायक नदियां हैं, इसमें मिलती हैं। तो ध्यान दें, बाईं ओर से महानदी में मिलने वाली कुछ प्रमुख नदियां, आपने उनका नाम सुना होगा, शिवनाथ, असदेव, मांड या ईव। तो ये इस तरह से हमने कहा शिवनाथ, आसदेव, मांड, और आगे यहाँ पर ये एक ईव नदी है। ये सब महानदी की सहायक नदियाँ जो कि बाईं ओर से मिलने वाली हैं। और दो खास नदियों का आप नाम जरूर याद रखिएगा, क्योंकि ये सिर्फ अपने नाम की वजह से एग्जाम का पार्ट बनती हैं। एक नदी का नाम होगा तेल और एक दूसरी नदी का नाम होगा जोंक। तो ध्यान दें, ये तेल और जोंक ये दोनों भी महानदी की सहायक नदियां हैं जो कि एग्जामिनर आपका पूछता है। तो आइए इसकी सहायक नदियों के बारे में हम आपसे बातचीत कर लेते हैं। दो जरूर आप याद रखिएगा, एक तेल और दूसरी एक जोंक। तेल और जोंक नदी, ये दोनों तेल और जोंक नदियां जो हैं किसकी सहायक नदी हैं? तो महानदी की सहायक नदियां। उसके अतिरिक्त इस महानदी पर ही दो डैम बनाए गए, एक हमने बताया हीराकुंड और एक तिकरपाड़ा। तो यहाँ पर ओडिशा राज्य में इस वाले स्थान पर ये इस वाले स्थान पर इस तरह से कुछ एक डैम बनाया गया है, और इसे ही ये कौन से डैम की संज्ञा देते हैं भाई? अभी हम आपसे बातचीत कर रहे थे, जो कि विश्व का सर्वाधिक लंबा डैम है, सर्वाधिक लंबा बांध है हीराकुंड बांध। हमने इसकी लंबाई आपसे 4801 मीटर कही। और इस तरह से आपने देखा कि जो महानदी है सिंघावा पहाड़ी से निकल करके फाइनली अटक के पास डेल्टा बनाते हुए और ये पारादीप उड़ीसा के पास ये अपना मुहाना बंगाल की खाड़ी में बना लेती है। तिकरपाड़ा और नराज इसी पर स्थापित परियोजना है, जिनमें ये जो हीराकुंड डैम है ये विश्व का सर्वाधिक लंबा डैम है, सबसे लंबा बांध है। और आप चाहें तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एक खास चीज़ और भी ध्यान दीजिएगा, जिस तरह से ये आपने पढ़ा कि बिहार का शोक
कोसी नदी को कहते हैं, बंगाल का शोक ये दामोदर नदी को कहते हैं। उसी तरह से ये जो आप महानदी देख रहे हैं, इस महानदी को ओडिशा का शोक कहा जाता है। इसे भी आप थोड़ा सा याद रखिएगा कि इन केस अगर आपसे पूछा जाए ओडिशा का शोक, तो ओडिशा का शोक कौन सी नदी को कहते हैं, आप याद रखिएगा ये कौन सी नदी है, महानदी। ये ओडिशा का शोक महानदी को क्यों कहते हैं, क्योंकि ये जो ऊपर वाला ऊपर वाली ये जो अमरकंटक चोटी या उसके पास वाला जो छत्तीसगढ़ का क्षेत्र, ये सिंघावा पहाड़ी वाला स्थान है। यहाँ पर चूंकि नियर अबाउट 1000 सेंटीमीटर के आसपास वर्षा होती है, लगभग 1000 सेंटीमीटर के आसपास वर्षा होती है। और वो जो वर्षा का जल होता है इस महानदी के माध्यम से अंततः बहते हुए और इस ओडिशा के तराई वाले क्षेत्रों में पहुंचता है। और ओडिशा के तराई वाले क्षेत्रों में जब यहाँ से बहता हुआ सारा जल यहाँ पहुँचता है तो यहाँ पर अचानक बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, जिससे यहाँ पर भी जान माल की तबाही होती है। इसी के चलते इस महानदी को ओडिशा का शोक कहा जाता है। आई थिंक यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर होंगी। नो डाउट आप चाहें तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और हम आपसे आगे की बातचीत करते हैं। अगली एक और नदी होगी, इसमें आपने पढ़ा होगा गोदावरी नदी। तो आइए हम आपसे बातचीत कर लेते हैं गोदावरी नदी के बारे में, जिसे कहा जाता है ये दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी होगी गोदावरी नदी। तो देखते हैं गोदावरी नदी के बारे में क्या कुछ खास बातें हैं आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। साथियों, अगर आपको ये क्लास पसंद आ रही हो तो बेशक आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और जो भी आपके इष्ट मित्र हों उन तक, यानी अधिक से अधिक लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाने का आप कष्ट करेंगे। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, जिससे इसी तरह से जो अच्छी वीडियोस हैं वो आप तक सबसे पहले पहुंचती रहें। तो आइए अब हम आपसे बातचीत करने जा रहे थे गोदावरी नदी के बारे में। यहाँ पर लिख लेते हैं गोदावरी नदी के बारे में आपसे बात करें तो आप ध्यान देंगे इस गोदावरी नदी का जो उद्गम है ये महाराष्ट्र का एक जिला आपने पढ़ा होगा नासिक, और नासिक में भी एक पहाड़ी होगी त्रयंबक। तो ये लगभग यहाँ वाला कुछ इस तरह से क्षेत्र होगा जो कि वेस्टर्न घाट का होगा, पश्चिम घाट पहाड़ी का ये क्षेत्र होगा। त्रयंबक पहाड़ी नासिक ज़िले में होगा और उस नासिक ज़िले में जो स्थित है त्रयंबक की पहाड़ी है, यहीं से एक नदी निकल करके इस तरह से बहते हुए और अंततः पहुंचती है आपके आंध्र प्रदेश में। और आंध्र प्रदेश में जब ये पूर्वी तट पर यानी बंगाल की खाड़ी किनारे पहुंचती है तो यह भी डेल्टा बनाती हुई और अंततः बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो इस वाली नदी को गोदावरी नदी की संज्ञा प्रदान की गई। ध्यान देंगे आप, ये रही आपकी गोदावरी नदी। साथियों बिल्कुल आप केयरफुली नोटिस करेंगे, गोदावरी नदी, इस नदी की जो ओवरऑल लंबाई है वो 1465 किलोमीटर की, यानी इस गोदावरी नदी की जो लंबाई है लगभग 1465 किलोमीटर की। और इस 1465 किलोमीटर की लंबाई के साथ ये गोदावरी नदी प्रायद्वीपीय भारत की पहली सबसे लंबी नदी होगी। ध्यान देंगे, समग्र भारत की गोदावरी नदी दूसरी सबसे लंबी नदी होगी, चूंकि समग्र भारत की पहली सबसे लंबी नदी गंगा होगी भाई 2525 किलोमीटर की, और गोदावरी की जो लेंथ है, जो लंबाई है 1465 किलोमीटर की है। मीन्स ये समग्र भारत की या संपूर्ण भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी होगी। लेकिन अगर हम प्रायद्वीपीय भारत की बात करें, प्रायद्वीपीय भारत में या प्रायद्वीपीय नदियों की बात करें या पेनिनसुलर रिवर्स की बात करें तो उसमें ये लार्जेस्ट रिवर होगी, उसमें सबसे लंबी नदी होगी 1465 किलोमीटर की। और ध्यान दें, जिस तरह से उत्तर भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है, गंगा है, उसी तरह से दक्षिण भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है, गोदावरी है। अब दोनों का अगर आप ये कंपैरिजन करेंगे, दोनों का अगर आप तुलनात्मक अध्ययन करेंगे तो खास चीज़ें निकल करके सामने आएंगी। क्योंकि आपको पता है इस प्रायद्वीपीय भारत के पठार का जो निर्माण है, इस प्रायद्वीपीय भारत के पठार का निर्माण
ये हिमालय पर्वत के निर्माण से बहुत पहले हो चुका था। और एक चीज़ ये बिल्कुल स्वाभाविक है, अगर इस वाले लैंड बॉडी का जो स्ट्रक्चर है, जो निर्माण है, वो पहले हुआ होगा, यानी हिमालय पर्वत के निर्माण से पहले अगर प्रायद्वीपीय पठार का निर्माण हुआ होगा, तो हिमालयी नदियों से भी पहले इन नदियों का उद्भव हुआ होगा। यानी अगर हम साफ शब्दों में कहें तो जो प्रायद्वीपीय नदियां हैं, ये हिमालयी नदियों से कहीं अधिक पुरानी हैं, कहीं अधिक बूढ़ी हैं। और हमने कहा उत्तर भारत में सबसे लंबी नदी गंगा है, दक्षिण भारत में सबसे लंबी नदी गोदावरी है। और इस तरह से जो उत्तर भारत की गंगा है, उससे कहीं अधिक पुरानी नदी, उससे कहीं अधिक बूढ़ी नदी कौन सी है? गोदावरी नदी। क्यों? क्योंकि भाई प्रायद्वीपीय भारत का निर्माण ही अगर गंगा से पहले हुआ था, तो यहाँ की नदियों का निर्माण तो ऑलरेडी गंगा नदी से पहले होना चाहिए। और हमने कहा इस तरह से जो दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी है, ये गंगा से अधिक पुरानी है, अधिक वृद्ध है। यही वजह है कि इस गोदावरी नदी को, अब आप ध्यान देंगे, इस गोदावरी नदी को वृद्ध गंगा, गोदावरी नदी को हमने कहा एक तो वृद्ध गंगा अथवा बूढ़ी गंगा कहते हैं। जरूर आप इस बात को नोटिस करेंगे, ये जीएस का ये भी सुपरहिट प्रश्न है, कई बार पूछा गया है कि भारत की वृद्ध गंगा अथवा बूढ़ी गंगा निम्न में से कौन सी नदी को कहा जाता है? तो भाई कौन सी नदी को? गोदावरी नदी। इसका उद्गम, ओरिजिन की बात करें, चलिए लिख लेते हैं उद्गम के बारे में। ये जो गोदावरी नदी है, आपको पता है जो इसका उद्गम है, हमने बताया जिले का नाम नासिक, जो कि महाराष्ट्र का एक जिला है। और पहाड़ी की बात करें तो ये त्रयंबक पहाड़ी ये नासिक जिले में आएगा। और स्टेट की बात करें तो ये महाराष्ट्र में आएगा, ठीक है ना। तो यहीं से इस गोदावरी नदी का ओरिजिन होता है, गोदावरी नदी का उद्गम होता है। अब गोदावरी नदी के अगर सहायक नदियों के बारे में हम आपसे बातचीत करें तो ध्यान दें, ये वेनगंगा, पेनगंगा, पूर्णा, मंजीरा। चलिए थोड़ा सा लिख लेते हैं। गोदावरी की सहायक नदियों के बारे में हम आपसे बात कर रहे थे, इन्हें आप थोड़ा सा ध्यान देंगे। एक तो वेनगंगा, एक का नाम पेनगंगा, वेनगंगा, पेनगंगा। आगे की बात करें, एक नदी का नाम आपने सुना होगा पूर्णा है, और एक और नदी का नाम मंजीरा है। तो ये सब की सब किसकी सहायक नदियां हैं? ये किसकी ट्रिब्यूटरीज हैं? ये गोदावरी की सहायक नदियां हैं। और इसमें ध्यान दें, एक और भी नदी इंद्रावती, आपने नाम सुना होगा इंद्रावती नदी का। तो इंद्रावती नदी भी जो है आपकी ये इसी गोदावरी की सहायक नदी होगी, ये भी इसी गोदावरी की सहायक नदी होगी, इंद्रावती। आप इन नदियों को जरूर याद रख लीजिएगा, क्योंकि गोदावरी की सहायक नदियां जो हैं, गोदावरी की जो सहायक नदियां हैं वो भी एग्जाम में पूछी जाती हैं। और इसमें एक नदी है जो मंजीरा है, मंजीरा, इसे आप जरूर याद रख लीजिएगा, ये कई बार एग्जाम का पार्ट बनी है। अब एक चीज़ और, इस गोदावरी नदी पर भी कुछ पनबिजली परियोजनाएं स्थापित की गई हैं। और उससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि ये जो गोदावरी नदी है, इसके किनारे जो स्थित शहर अथवा महानगर हैं, उनके बारे में बातचीत कर लेते हैं। तो ध्यान दें, अगर इस गोदावरी नदी का जो उद्गम है वो नासिक जिले से हो रहा है, तो एक बात तो निश्चित है कि ये जो महाराष्ट्र का नासिक जिला है, ये कौन सी नदी के किनारे स्थित होना चाहिए? तो ये गोदावरी नदी के किनारे स्थित होगा। उसके अतिरिक्त ये महाराष्ट्र का एक बेहद हिंदुओं का चर्चित धर्मस्थल भी है। आप थोड़ा सा इसका स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद फिर हम बात करते हैं, या थोड़ी स्पेस इधर है, चलिए इस साइड आप देख लीजिएगा। महाराष्ट्र में एक हिंदुओं का प्रसिद्ध ये धर्मस्थल है, उसका नाम त्रयंबकेश्वर है। ये शिवलिंग के 12 लिंगों में एक प्रमुख ये लिंग ये भी है, त्रयंबकेश्वर। ये भी महाराष्ट्र में गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। और सिख धर्म से संबंधित एक बेहद चर्चित स्थान का आपने नाम सुना होगा, नांदेड़। तो ये जो नांदेड़ नामक स्थान है, ये जो नांदेड़ नामक शहर है, ये भी आपके गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। इसके अतिरिक्त आपने एक और शहर का नाम सुना होगा जिसका नाम औरंगाबाद है, जहाँ पर राबिया उद दौरानी का मकबरा भी है, औरंगाबाद, जिसे ताजमहल की फूहड़ नकल या द्वितीय ताजमहल कहते हैं। चूँकि औरंगजेब ने अपनी बीबी का मकबरा ही निर्मित करवाया, उसे ही ताजिया उद दौरानी का मकबरा या फिर बीबी का मकबरा की संज्ञा देते हैं। तो आपका औरंगाबाद जो शहर है, ये भी कौन से नदी के किनारे स्थित है भाई? तो ये भी आपके
इसी गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। और इसके अतिरिक्त ध्यान दें, यहाँ पर जब ये मुहाना बनाती है उसके ठीक पहले आंध्र प्रदेश का एक शहर है राजमुंदरी, जहाँ पर ये तंबाकू अनुसंधान केंद्र है। राजमुंदरी या इसे तंबाकू का शहर कहते हैं, यह भी आपके गोदावरी नदी के तट पर ही स्थित है। तो साथियों, इस तरह से हम आपसे बातचीत कर रहे हैं ये बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली प्रमुख नदियों के बारे में। अभी काफ़ी नदियां शेष हैं, जिसमें गोदावरी के बाद में एक कृष्णा नदी आएगी, कावेरी आएगी, और बैगाई, पेन्नार, ये तमाम, ताम्रपणी, ये तमाम नदियां हैं। उसके अतिरिक्त सह्याद्री से, पश्चिमी घाट पहाड़ी से निकल करके जो एक तीव्र भाव के साथ अरेबियन सी में गिरती हैं, अभी वो कुछ नदियां शेष हैं। तो इन समस्त नदियों के बारे में हम आपसे इसके आगे वाली वीडियो में बातचीत करेंगे। आइए, अब तक आपने जो पढ़ा, यहाँ से किस टाइप का क्वेश्चन जो है वो आपका एग्जामिनर आपसे पूछता है, एक नज़र हम इसके बारे में चर्चा कर रहे थे, थोड़ा स्पीड में आप नोटिस करेंगे। यहाँ से हमने कहा ये गंगा नदी है और इसी गंगा नदी पर एक फरक्का डैम बनाया गया। यहाँ से गंगा नदी दो धाराओं में विभक्त हो जाती है, दो वितरिकाओं में। एक का नाम पद्मा जो बांग्लादेश में इंटर कर जाती है, और दूसरी का नाम हुगली जो कि वेस्ट बंगाल में इंटर कर जाती है। और हुगली नदी के किनारे दो प्रमुख जो शहर हैं, एक का नाम कोलकाता और दूसरे का नाम हल्दिया, आप थोड़ा इसे याद रखेंगे। और हुगली की प्रमुख सहायक नदी कौन सी है? दामोदर नदी। दामोदर नदी का ओरिजिन, उद्गम कहाँ से होता है? छोटा नागपुर पठार से। और दामोदर नदी अंततः किस में मिल जाती है? हुगली में। दामोदर नदी का उपनाम क्या है? तो ध्यान दें, दामोदर नदी को कहाँ का शोक कहते हैं? बंगाल का शोक कहते हैं। उसके अतिरिक्त दामोदर नदी को जैविक मरुस्थल की भी संज्ञा दी जाती है, आप इसे भी थोड़ा सा याद रखेंगे। अगली बात करें, यहाँ से एक नदी आप देख पा रहे हैं, स्वर्ण रेखा। ये जो स्वर्ण रेखा नदी है, ये भी छोटा नागपुर पठार से निकल करके, यानी झारखंड से निकल करके और ओडिशा पहुँचती है। और ये जो स्वर्ण रेखा नदी है, इसी के तट पर भारत के जो उद्योगों का नगर है, भारत के जो पिट्सबर्ग है, या जो भारत की जो इस्पात नगरी है, उसका नाम जमशेदपुर। तो जमशेदपुर आपके स्वर्ण रेखा नदी के तट पर ही स्थित है। और स्वर्ण रेखा नदी, ध्यान दें, ओडिशा राज्य में अपना मुहाना बनाती है। इसके अतिरिक्त ओडिशा राज्य में एक स्थान है क्योंझर पठार, ये वाला स्थान देख पा रहे हैं। क्योंझर पठार से एक नदी निकल करके आ रही है, उसका नाम बैतरणी है। और यही वो नदी है, जब हिंदू धर्म में कोई व्यक्ति मृत होता है तो उसके परिजन उसके अंतिम संस्कार के समय ये गाय के कान में यही बोलते हैं कि हमारे जो पूर्वज हैं, इन्हें बैतरणी नदी पार करवा दें। तो इसका विवरण जो है अधिकांशतः आपको वेद पुराणों में मिलेगा, धर्म ग्रंथों में मिलेगा। खैर, आप जानते रहेंगे बैतरणी नदी का उद्गम जो है, उद्गम स्थल ये क्योंझर पठार ओडिशा है। आगे बात करें, ये ब्राह्मणी नदी आप देख पा रहे हैं। ब्राह्मणी नदी के जो निर्माण है, कोयल और सांख, इन दो नदियों के मिलने के परिणाम स्वरूप हुआ है। और ये दोनों कोयल और सांख नदियाँ आपके एक स्थान है ओडिशा का राउरकेला, वहाँ पर मिलती हैं। वहीं से इसका नाम ब्राह्मणी पड़ता है, ठीक है ना, ब्राह्मणी पड़ता है। आगे बात करें, ये जो आप देख पा रहे हैं अगली महानदी है। महानदी का उद्गम सिंघावा पहाड़ी से होता है। महानदी का उद्गम सिंघावा पहाड़ी से होता है। और सिंघावा पहाड़ी से, यानी छत्तीसगढ़ से निकल करके नदी बहते हुए ओडिशा राज्य में पहुंचती है। और ओडिशा में पहुंच करके ये बंगाल की खाड़ी में, ये भी डेल्टा बनाते हुए अपना मुहाना बना लेती हैं। ध्यान दें, इस महानदी की तमाम सारी सहायक नदियां हैं, उसमें आप जोंक और तेल, दो नदियां, चूँकि ये नाम की वजह से बेहद प्रसिद्ध हैं, जोंक और तेल, ध्यान दें, जो कि महानदी की दाएं किनारे से मिलने वाली नदियां हैं, इन्हें आप याद रखेंगे। और महानदी पर ही जब हम आपको मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स यानी बहुउद्देशीय परियोजनाएं पढ़ाएंगे, तो वहाँ पर हम आपको बताएंगे कि हीराकुंड, तिकरपाड़ा, नराज, ये कुछ परियोजनाएं हैं, जिसमें हीराकुंड जो परियोजना है ये खास इस वजह से है चूँकि विश्व का जो सर्वाधिक लंबा बांध है हीराकुंड बांध है, जिसकी लंबाई 4801 मीटर की, इसकी संभवतः ऊंचाई 63 मीटर की है। आप इसे जरूर ध्यान देंगे, यहाँ से भी एग्जामिनर आपका प्रश्न पूछेगा। और अगर आपसे पूछा जाए गोदावरी नदी का उद्गम कहाँ से होता है, तो ध्यान दें, गोदावरी नदी का जो उद्गम होगा त्रयंबक पहाड़ी, कौन सा जिला? नासिक। स्टेट की बात करें, महाराष्ट्र। गोदावरी की सहायक नदियों के बारे में हमने आपसे बातचीत की। इसमें कुछ नदियाँ दाएँ किनारे से मिलती हैं, कुछ बाएँ किनारे से मिलती हैं। तो ये बेनगंगा, पेनगंगा, पूर्णा, मंजीरा और इंद्रावती, ये सब की सब किसकी सहायक नदियाँ हैं? ये गोदावरी की सहायक नदियाँ हैं। ये सब गोदावरी की सहायक नदियाँ हैं। ये आपकी गोदावरी ये जो है महाराष्ट्र,
महाराष्ट्र का ये त्रयंबक पहाड़ी वाला क्षेत्र होगा इस तरह से। और गोदावरी नदी जो है, गोदावरी नदी की हम बात करें, इसके किनारे जो स्थित प्रमुख शहर हैं उसमें हमने आपसे बातचीत की होगी। एक तो नासिक ही होगा, नासिक के बाद में त्रयंबकेश्वर, त्रयंबकेश्वर के बाद में नांदेड़, नांदेड़ के बाद औरंगाबाद। आगे बात करें एक प्रमुख शहर आंध्र प्रदेश का राजमुंदरी, जहां हमने आपसे बताया कि तंबाकू अनुसंधान केंद्र स्थित है। ठीक है, तो ये कुछ बातचीत थी। इसमें दो खास चीज़ें आप फिर से हम आपको रिमाइंड करा रहे हैं। दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहते हैं, ठीक उसी तरह से ये जो महानदी इसे ओडिशा का शोक कहते हैं। और उत्तर भारत में जिस तरह से गंगा नदी है, चूँकि उससे और अधिक बूढ़ी और अधिक पुरानी दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी है, इसलिए गोदावरी नदी को ये वृद्ध गंगा अथवा बूढ़ी गंगा कहते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, साथ ही साथ अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आगामी हर एक वीडियो की अपडेट सबसे पहले आप तक पहुँचती रहे। इसके अगले वाले वीडियो में जो शेष नदियाँ हैं उनके बारे में हम आपसे बातचीत करेंगे। और तब तक आपसे विदा लेते हैं, फिर मिलेंगे। नमस्कार।